मेरा नाम पायल है। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि आज मेरा सपना पूरा हो गया है। मैं पुलिस अफसर बन गई हूँ। इस वर्दी को पहनने के लिए मैंने बहुत मेहनत की थी। इस बात की मैं अकेली गवाह थी कि यह वर्दी मुझे कैसे मिली। आईने के सामने खड़ी होकर मैं खुद को नम आँखों से देख रही थी। अगर कोई मुझसे पूछता कि सपना कैसे पूरा किया जाता है तो मैं यही कहती। मैं आईने में खुद को देखकर सलामी दी, लेकिन अचानक मेरी आंखों के सामने वो पल याद आ गए। कैसे मैंने इस वर्दी हासिल की है ये सोचकर धीरे धीरे मेरे हाथ नीचे आ गए। लेकिन फिर मैंने अपना सर को झटका और मेरे चेहरे पर एक खूबसूरत सी मुस्कान आ गई। खैर, मैं तुरंत अपने बाबा के पास गई। जब मैं कमरे में पहुंची तो देखा कि बाबा उदास बैठे थे। एक पल के लिए मैं हैरान रह गई। आज तो मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दिन था। उन्हें खुश होना चाहिए था कि उनकी बेटी पुलिस अफसर बन गई है, लेकिन वे उदास क्यों थे? यह मेरी समझ से बाहर था। मैं धीरे धीरे उनके पास गई और उनके कदमों में बैठ गई। उन्हें देखते हुए मैंने उनसे पूछा, बाबा, आपको क्या हुआ है? आप इतने उदास क्यों हैं? आज तो खुशी का दिन है। इससे पहले कि मैं कुछ और कहती, उन्होंने मेरे गाल पर एक ज़ोरदार थप्पड़ मारा। मैंने हैरानी से उनकी ओर देखा। उन्होंने ऐसा क्यों किया? गुस्से से भरे लहजे में उन्होंने कहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम मेरी बेटी हो। तुमने यह वर्दी कैसे हासिल की? इससे बेहतर कोई नहीं जानता। आज मुझे तुम्हारी सच्चाई पता चल गई है। मुझे तुमसे नफरत हो रही है। उनके यह शब्द सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं तड़प कर बोली, बाबा, यह सब करना बेहद ज़रूरी था, वरना मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाती। बाबा मेरी बात को अनसुना करते हुए बोले, कभी कभी अपनी खुशी पाने के लिए दूसरों की खुशियों को कुचलना सही नहीं होता। इंसान को ऐसा करना चाहिए कि उसका सपना भी पूरा हो और दूसरों को तकलीफ भी ना हो। लेकिन तुमने अपना सपना पूरा करने के लिए एक इंसान की पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, उसके पिता की इज्जत मिट्टी में मिला दी। मुझे शर्म आती है कि तुम मेरी बेटी हो। उनके यह शब्द सुनकर मैं पूरी तरह टूट गई। मैं चुपचाप उठी और पुलिस स्टेशन की ओर चल पड़ी। बाबा की बातों ने मेरे दिल को छलनी कर दिया था। यह सच था कि मैंने यह वर्दी सही तरीके से नहीं हासिल की थी। मेरे पास पैसे नहीं थे और उन्हें पाने के लिए जो किया वह मेरा सपना था। लेकिन यह बात बाबा नहीं समझ सकते थे। नम आंखों के साथ मैं घर से बाहर निकली। हर इंसान के लिए यह जीत का दिन होता है, लेकिन मेरे लिए यह दिन मेरी सबसे बड़ी हार बन गया। बाबा जो मुझे हमेशा लाड़ से बुलाते थे, आज उन्होंने मुझे झड़क दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें मेरे वजूद से नफरत है। यह मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी हार थी। कुछ दूरी तय करने के बाद मैं पुलिस स्टेशन पहुंची। स्टेशन के बाहर खड़े होकर मैंने खुद को बहुत अकेला महसूस किया। यहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने बड़ी मेहनत की थी, लेकिन आज सब कुछ बर्बाद हो गया। जिस इंसान को खुश करने के लिए मैंने यह सब किया, उसी ने मुझे अकेला कर दिया। खैर, मैंने अपना सिर झटका और अंदर चली गई। दरवाजे पर खड़े दो कांस्टेबल ने मुझे सलामी दी। मैंने सिर हिलाकर जवाब दिया और अंदर चली गई। जब मैं अंदर पहुंची तो सभी पुलिस अधिकारी मेरे सम्मान में खड़े हो गए। मुझे यह देखकर बहुत खुशी हुई। मुझे थाने का इंचार्ज बना दिया गया। लेकिन एक तरफ ये खुशी थी तो दूसरी तरफ मुझे तकलीफ भी हो रही थी कि यह खुशी मैंने किसी और की ज़िंदगी बर्बाद करके हासिल की है। मैं चुपचाप अपने कैबिन में जाकर बैठ गई। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिस दिन मैं अपने ये सपने को पूरा करूंगी, उस दिन मेरी आंखों में आंसू होंगे। मेरे सामने मेरे अतीत के वह दर्दनाक पल घूमने लगे जिन्हें मैंने अपनी ज़िंदगी में जिया था। मैं एक बहुत ही छोटे घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं होते थे कि मैं अपनी ज़रूरत का सामान खरीद लेती। कभी कभी तो मेरे पास इतने पैसे भी नहीं होते थे कि मैं किताब खरीद सकूं। कई बार अपनी सहेलियों की किताब में झांक कर अपनी पढ़ाई पूरी की है। मैं बचपन से ही पुलिस अफसर बनने का सपना देखती थी। जब भी क्लास में टीचर मुझे खड़ा करके यह सवाल पूछती थी कि तुम बड़ी होकर क्या बनना चाहती हो, तो मैं पूरे आत्मविश्वास से जवाब देती थी कि मैं बड़ी होकर एक अच्छी पुलिस अफसर बनूंगी और अपने देश की सेवा करूंगी। लेकिन आज वह सब हासिल करके भी मैं बेबस थी। यह बात सच है। दूर से देखने में चांद चांद ही लगता है, लेकिन जब वह चांद हासिल हो जाता है तो उसकी कीमत हम खो देते हैं। मेरी उम्र 20 साल थी जब मैंने अपने बाबा से अपनी ख्वाहिश का इजहार किया था। बाबा, मैं पुलिस अफसर बनना चाहती हूँ। मुझे ट्रेनिंग लेनी है, उसका इम्तिहान देना है और इन सब चीज़ों के लिए मुझे पैसे चाहिए। मेरे बाबा ने मेरी बात सुनकर मुझे बेबसी से देखा था और नम लहजे में बोले थे, तुम्हारा सपना सिर आंखों पर, तुम्हारी हर बात मेरे लिए सबसे पहले है, मगर मैं तुम्हारा यह सपना पूरा करने में साथ नहीं दे सकता क्योंकि मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं। मैंने तुम्हारे जेवर के लिए भी थोड़े ही पैसे जोड़े हैं और वो पैसे मैं किसी कीमत पर भी जाया नहीं करना चाहता। मैं एक अकेला हूँ और एक अकेली की ज़िंदगी बहुत मुश्किल होती है। मुझे माफ़ कर दो।
मगर मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। बाबा का जबान सुनकर मैं बिल्कुल मायूस हो गई थी, क्योंकि मेरा एक ही सहारा मेरे बाबा थे। मेरे पास तो एक छोटी सी नौकरी थी जिससे मैं अपना गुजारा कर रही थी। मैं घर से बाहर निकल आई थी और फुटपाथ पर बैठकर गहरी सोच में डूब गई थी कि अब मुझे क्या करना है, क्योंकि मैं अपना सपना किसी कीमत पर भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहती थी। मैं बुढ़ापे में आकर अपने आप से यह नहीं कहना चाहती थी कि मैं यह करना चाहती थी और मैं यह नहीं कर पाई। इसके लिए मुझे बहुत मेहनत करनी थी, लेकिन अगर मैं मेहनत करती तो भी मैं किसी कीमत पर अपना सपना पूरा नहीं कर पाती, क्योंकि सारा वक्त काम में ही निकल जाता और ना तो मैं ट्रेनिंग ले पाती और ना ही पुलिस अफसर का इम्तिहान दे पाती। मेरी आंखें नम हो रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं अभी इसी उलझन में थी जब मेरी दोस्त रागिनी का मुझे फ़ोन आया। मैंने हैरान होकर उसका फ़ोन अटेंड किया, क्योंकि वह ज़्यादातर किसी से बात नहीं करती थी। वह अमीर बाप की बेटी थी और अपनी ज़िंदगी में मगन रहती थी। मैंने हेलो कहकर फ़ोन कान पर लगाया तो वह बोली, कैसी हो पायल, और कहाँ पहुँचे तुम्हारे सपने? बचपन से सुनती आई थी कि तुम पुलिस अफसर बनोगी, और बताओ बन गई पुलिस अफसर। मुझे उसकी बात चाबुक की तरह लगी, लेकिन मैं चुप रही। मैंने धीमी आवाज़ में कहा, नहीं, अभी कोशिश जारी है। तुम बताओ किस लिए फ़ोन किया है? मैं दो टूक अंदाज में बोली थी। वह कहने लगी, मैं अपनी सालगिरह मना रही हूँ तो सारे पुराने दोस्तों को भी इकट्ठा करना चाहती हूँ। मैं तुम्हें भी बुलाना चाहती हूँ। क्या तुम मेरी सालगिरह पर आओगी? मैं मना करना चाहती थी, लेकिन मुँह से ना कहना मुझे अच्छा नहीं लगा था, इसलिए हाँ बोलकर फ़ोन रख दिया था। मगर मेरा दिल कहीं भी जाने को नहीं चाह रहा था। मैं चुपचाप घर आकर अपने कमरे में बैठ गई थी। मेरा दिमाग बिल्कुल बंद हो गया था। बाबा की तरफ से साफ जबान मिल जाने के बाद मेरी आखिरी आस भी टूट गई थी। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था और गुस्सा बेबसी की शक्ल में मेरी आंखों से आंसू निकलता जा रहा था। मैं ज़मीन पर बैठकर उस दिन खूब रोई थी। एक गरीब इंसान की ज़िंदगी बहुत मुश्किल होती है। मैं भगवान को देखते हुए गुस्से से बोली थी, मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मुझे इतने गरीब घर में पैदा क्यों किया? जब मुझे इतने गरीब घर में पैदा कर ही दिया था तो मुझे इतने बड़े सपने देखने की इजाज़त क्यों दी? मुझे ऐसे सपने देखने से क्यों नहीं रोका? मैं तड़प कर भगवान से बोली थी। मेरा दिल फट रहा था। मेरी आंखों से आंसू सूखने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैं काफ़ी देर तक रोती रही और फिर थक हार कर चुप हो गई थी। मैं लगातार एकटक ज़मीन में अपनी नज़रें जमाई हुई थी कि तभी अचानक से मेरे दिमाग में एक बात आई। मैं खूबसूरत थी, जवान थी, कमसिन थी। अब मैं चाहती थी कि मैं अपनी जवानी का इस्तेमाल करूं। अगर मैं ऐसा नहीं करूंगी तो मैं इतनी आसानी से तो अपना सपना पूरा कर ही नहीं पाऊंगी। मुझे ये सपना पूरा करने के लिए बहुत बड़ा खेल खेलना पड़ेगा, और इस खेल में मेरा साथ देगी रागिनी। मैं यह कहकर धीरे से मुस्कुराई थी और चुपचाप खड़ी होकर अपने कपड़े तैयार करने लगी थी, क्योंकि मैं उसकी सालगिरह पर जाने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। मेरा इरादा उसकी सालगिरह पर जाकर एक अमीर लड़के को अपने जाल में फंसाने का था। मुझे मालूम था कि अगर कोई अमीर इंसान मेरी ज़िंदगी में शामिल हो गया तो मैं उसके ज़रिए अपने सारे सपने पूरे कर लूँगी। मुझे बचपन से ही मर्दों से नफ़रत थी। मैं सब मर्दों से दूर रहती थी। कई लड़कों ने मेरे पास आने की कोशिश की, कई लड़कों ने मेरे साथ रिश्ते बनाने की कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद मैंने किसी को भी अपने पास आने की इजाज़त नहीं दी थी, बल्कि सबको 100 फीट की दूरी पर रखती थी। लेकिन आज पहली बार मुझे ये कदम उठाना था, और मैं उठाने का पूरा इरादा रखती थी, क्योंकि इस कदम में मेरा ही फ़ायदा था। मैं बहुत खूबसूरत थी। मुझे मालूम था कि कोई भी मुझे इनकार नहीं करेगा। मैंने अपने लिए मरून रंग की गाउन निकाली थी जो मेरे पैरों तक आ रही थी। उसका दुपट्टा मैंने अपने गले में डाल लिया था। बालों को खुला छोड़कर कमर पर फैला लिया था। मैंने हल्का फुल्का मेकअप करके अपने आप को संवार लिया था। मेरा इरादा अब रागिनी की सालगिरह में जाने का था। मैं ज़्यादा महंगा तोहफ़ा नहीं ले सकती थी, और मुझे मालूम था कि रागिनी जैसी लड़की मुझे तोहफ़े के लिए ज़रूर जलील करेगी। इसलिए मैंने एक घड़ी उसके लिए ख़रीद ली थी जो मेरे बजट में थी। मैं उसके घर की तरफ बढ़ने लगी थी। मैंने रास्ते से रिक्शा ले लिया था। मुझे घबराहट भी हो रही थी। क्या मेरे लिए ये कदम उठाना ठीक था? लगातार मेरे दिमाग में एक ही बात घूम रही थी, और मैंने अपना सिर झटक दिया था। जितना मैं इस बारे में सोचती उतना ही मेरे दिमाग में बुरे बुरे ख्याल आते, इसलिए मैंने ज़्यादा इस तरफ ध्यान देना ही नहीं चाहा। एक लंबी सफ़र के बाद मैं रागिनी के घर पहुंच गई थी। उसके घर में बहुत बड़ा गार्डन था जिसमें उसकी सालगिरह मनाई जा रही थी। उसके बाबा एक बिजनेसमैन थे, और बिजनेसमैन की बेटी की सालगिरह कोई छोटी बात नहीं थी। बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन इस बर्थडे पार्टी में आने वाले थे, इसलिए मैं पूरी तैयारी से रागिनी की सालगिरह में दाखिल हुई थी।
अचानक मेरी टक्कर एक लड़के से हो गई थी। मैं बिल्कुल अपने ध्यान में चल रही थी। मेरा कोई गलत इरादा नहीं था। मैं ज़मीन पर गिरने से पहले ही उस लड़के ने मुझे कमर से थाम लिया था। बैलेंस ना बनाए रखने के कारण मेरे हाथ से वो घड़ी भी गिरकर टूट गई थी। मैं डर कर अपनी आंखें मीच चुकी थी, लेकिन जब थोड़ी देर तक मुझे अपने आप में ही महसूस हुआ तो मैंने झट से आंखें खोली थी। मैं किसी की बाहों में थी और वह शख्स मेरे चेहरे को बहुत गहरी निगाहों से देख रहा था। उसे देखकर किसी शहजादे का एहसास हो रहा था। वह लड़का बहुत हसीन था, दूधिया रंगत, लंबी चौड़ी कद और उस आदमी की आंखें बेइंतहा खूबसूरत थी। एक पल के लिए मैं उन आंखों में खो सी गई थी और फिर एकदम मैं उससे जुदा हो गई थी। वह भी यकीनन बौखला गया था। मुझे देखते हुए माफ़ी मांगते हुए बोला था, मैंने देखा नहीं, तभी हमारी टक्कर हो गई। मेरे दिमाग में यकीनन ख्याल आया था और मैं उसे देखते हुए बोली थी, नहीं ऐसी बात नहीं है, शायद मेरी ही नज़र नहीं पड़ी। मैंने सुना था लड़कों को ऐसी लड़कियां बहुत पसंद होती हैं जो जल्दी से अपनी गलती को मान लेती है। वह हैरान होकर मुस्कुराया था और हंसते हुए बोला था, आप पहली ऐसी लड़की हैं जो इतनी आसानी से अपनी गलती को मान रही हैं। मैं तो हैरान हो गया हूँ। जबकि मैं खिलखिलाकर हंसी थी, उस लड़के को मेरी ये अंदाज पसंद आ गई थी। मुझे इस बात का एहसास हो गया था। लड़के के पहनावे से पता चल रहा था कि वह अमीर लड़का है। मैं उस लड़के को देखती और मुस्कुराती हुई रागिनी के पास अंदर चली गई थी। हालांकि मुझे मालूम था वह शख्स मेरे बालों को घूर रहा है। मेरे पास दौलत नहीं थी तो क्या हुआ, मेरे पास हुस्न था और अब मुझे इस हुस्न का ही इस्तेमाल करके अपने सभी सपनों को पूरा करना था। मैं रागिनी के पास गई थी, उसे गले लगाकर बर्थडे विश किया था, जबकि उसने फ़ौरन ही हाथ फैलाकर गिफ्ट की मांग की थी। मैं कुछ कहते इससे पहले ही पीछे से वही लड़का बोला था, सुनिए, नाम तो आपका मुझे पता नहीं, लेकिन ये आप अपना यह गिफ्ट वहीं भूल आई थी, मगर गिरने के कारण आपका तोहफा टूट गया है। मैंने उदास होकर उसके हाथ में मौजूद पैकेट को देखा था, लेकिन मुझे खुशी हुई थी कि अच्छा हुआ इस लड़के ने ये लाकर रागिनी के पास दिया, वरना बेवजह रागिनी मेरा मजाक बनाती कि मैंने उसके लिए कोई तोहफा नहीं लाई। मेरी तोहफा लेने की औकात ही नहीं थी। खैर, रागिनी मुझे देखते हुए बोली थी, यह कैसे हुआ? मैं तुरंत बात बनाते हुए बोली, मैं तो बिल्कुल सही गिफ्ट लाई थी और बहुत चाह से तुम्हारे लिए यह तोहफा खरीदी थी, लेकिन यह शायद तुम्हारे नसीब में नहीं था, इसलिए अभी रास्ते में गिरकर टूट गया। मगर तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हें दोबारा ला दूंगी। मैंने इस अंदाज में बोला था कि सब ने मुस्कुराकर रागिनी को देखा था, जिसका मतलब था कि सब रागिनी का मजाक उड़ा रहे थे। मैं चुपचाप एक तरफ बैठ गई थी। मेरा ध्यान पूरी तरह उस लड़के पर ही टिका हुआ था। वह अपने दोस्तों के साथ खड़ा बातें करने में लगा हुआ था। मुझे किसी भी तरह उसका नंबर चाहिए था, मगर किस तरह मैं उसका नंबर हासिल करती, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। कुछ सोचकर मैं अपनी जगह से खड़ी हुई थी और धीरे धीरे चलती हुई उस लड़के के पास पहुंच गई थी। मेरा दिमाग घोड़े की रफ्तार की तरह दौड़ता जा रहा था। मुझे एक पल के लिए बुरा भी लगा था कि मुझे यह नहीं करना चाहिए। वह भी इंसान है, मगर मैं किसी की फिक्र क्यों करूं? क्या मेरी फिक्र कोई करेगा? क्या मेरे सपनों के बारे में कोई सोचेगा? मैं एक गरीब लड़की हूँ, मेरे भी सपने हैं। क्या कोई मुफ्त में मेरा सपना पूरा करेगा? बिल्कुल नहीं। मैंने अपना सिर झटका और आगे बढ़ी। मैं जैसे ही उसके पास गई, उसका ध्यान मेरी तरफ हो गया था। वह अपने दोस्तों को बाय बोलकर मेरे पास आ गया था। मैं उसे देखते हुए बहुत ही नॉर्मल अंदाज में बोली थी, थैंक यू सो मच। अगर आप वह गिफ्ट लाकर नहीं देते तो यह रागिनी मुझे किसी कीमत पर नहीं छोड़ती। उसका मिजाज तो आपको पता ही होगा। सबके सामने मेरी बात सुनकर वह मुस्कुराया था और सिर हिलाते हुए बोला था, जी बिल्कुल, बचपन से देखता आ रहा हूँ उसे। आज तक इस लड़की ने अपना नज़रिया बदला नहीं है। हालांकि मैं उसे कितनी बार समझा चुका हूँ कि यह अच्छी बात नहीं होती। मैंने फ़ौरन बोला था, रागिनी आपकी क्या लगती है? मेरी बात सुनकर वह बोली, रागिनी मेरे बाबा के पार्टनर की बेटी है। हम दोनों बचपन से अच्छे दोस्त थे, मगर हम दोनों के मिजाज अलग हैं। मैं बहुत ठंडे मिजाज का हूँ और वह बहुत ज़्यादा गर्म मिजाज की है। वैसे आपका नाम क्या है? मुझे तीर निशाने पर लगता हुआ महसूस हो रहा था। मैंने उसकी तरफ देखते हुए आहिस्ते से बोला था, मेरा नाम पायल है। आपका नाम क्या है? वह कहने लगा, मेरा नाम आर्यन है। मैं मुस्कुराई थी और उसे देखते हुए बोली थी, बहुत खूबसूरत नाम है। वैसे आप करते क्या हैं? मैं धीरे धीरे उससे अपनी बातचीत बढ़ाना चाहती थी। मैंने पार्टी का ज़्यादातर वक्त आर्यन के साथ ही बिताया था। उसे भी मेरी कंपनी पसंद आ रही थी। उसे धीमे मिजाज की लड़कियां बहुत पसंद थी। उसने मुझे अपना नंबर भी दे दिया था और यही तो मैं चाहती थी। असल बातचीत तो मोबाइल पर ही होनी थी। ये सब तो महज एक छोटी सी मुलाकात का जरिया था। मैंने घर आते ही उसे हेलो हाय की थी
अक्सर लड़कियां मैसेज करने में भाव खाती हैं, मगर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। हम दोनों की रोज़ बात होने लगी थी। वह अपने पापा का बिजनेस संभाल रहा था, यानी उसके पास बहुत दौलत थी। हम दोनों ने कुछ ही दिनों बाद हम एक दूसरे को पसंद करने लगे, क्योंकि उसे लगता था कि मैं उसके लिए बिल्कुल सही हूँ। लेकिन मेरा इरादा कुछ और था। हाँ, ये बात सच थी कि मुझे वह अच्छा लगने लगा था, लेकिन मैं उसे मोहब्बत नहीं करती थी और ना ही करना चाहती थी। कुछ दिन बाद ही वह दीवानगी की हद तक मुझे चाहने लगा था, और यही तो मैं चाहती थी। आज हम दोनों की पहली डेट थी। हम दोनों का इरादा आज एक अच्छे से रेस्टोरेंट में मुलाकात करने का था। इसके बाद हम एक अच्छी जगह बैठकर अपना वक्त गुजारने वाले थे, लेकिन मेरा दिमाग अलग तरीके से काम कर रहा था। मैं ज़्यादा वक्त बर्बाद नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मेरी ट्रेनिंग का टाइम बहुत ज़्यादा जा रहा था। इसलिए मैंने कुछ सोचकर एक दिन आर्यन को अपने घर ही बुला लिया था। पहले तो वह बहुत हैरान हुआ था और एकदम बोला था, तुम्हारे बाबा का क्या होगा, और तुम्हारी मम्मी? हम दोनों सुकून से नहीं बैठ पाएंगे। हम फिर कभी तुम्हारे घर चलेंगे। आज हम दोनों बाहर मिल लेते हैं। मगर मैं फौरन गुस्से में कहते हुए बोली थी, मतलब आपकी नज़र में मेरी बात की कोई अहमियत नहीं है। मैंने कहा ना, आप मेरे घर ही आ जाओ। मेरे बाबा घर पर नहीं होते हैं, वह कूली का काम करते हैं। वह अपने काम पर होंगे। मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है, घर पर सिर्फ मैं हूँ। अच्छा है, हम दोनों एक साथ वक्त बिताकर और अच्छे से एक दूसरे को जान लेंगे, ताकि आगे हमें ज़्यादा परेशानी का सामना ना करना पड़े। मेरी बात उसे समझ आ गई थी और वह थोड़ी देर बाद ही हमारे घर आने की तैयारी में मगन हो गया था। मैंने जल्दी से अपना पूरा घर साफ कर लिया था, मगर अपने आप को साफ नहीं किया था, जिसका मतलब था कि मैं जो करने वाली थी उसके बाद वह किसी कीमत पर भी बच न पाए। थोड़ी देर और गुजरी थी जब हमारे घर की डोरबेल बजी थी। हम ऐसे इलाके में रहते थे जहाँ पर कई घराने आपस में जुड़े हुए थे, इसलिए मैं ज़्यादा इत्मीनान हो गई थी। मैंने दरवाज़ा खोला तो वह सामने ही चेहरे पर मुस्कान सजाकर खड़ा हुआ था। अंदर आते ही उसने मुझे अपने गले से लगा लिया था और सोफे पर बैठते हुए बोला था, मैंने तुम्हारा घर बहुत मुश्किल से ढूंढा है। कभी किसी गली में घुस जाता था तो कभी किसी गली में। पानी मिलेगा क्या मेरी पायल? मैं तो उसकी बातें सुनकर एकटक उसे ही देखती जा रही थी। वह मुझे बेहद प्यार करने लगा था। मेरे बुलाने पर वह मेरे घर तक आ गया। मेरे दिल से आवाज़ आई, पायल, क्या तुम जो करने जा रही हो वह सही है? मैंने अपने दिल की बात नहीं सुनी। मैंने अपने दिमाग को झटका और आर्यन को अंदर लेकर आ गई। मैंने कहा, आओ बैठो, मैं पानी लेकर आती हूँ। मैं किचन में गई और आर्यन के लिए पानी लेकर आई। मैंने उसे पानी दिया और मैं भी उससे कहने लगी, मैं भी तुम्हारा काफ़ी देर से इंतज़ार कर रही थी और मुझे यही लग रहा था कि तुम परेशान हो जाओगे, लेकिन मुझे यकीन था कि तुम जैसा शख्स किसी भी कीमत पर परेशान नहीं हो सकता। उसके पास बहुत टैलेंट है, किसी भी तरह वह मेरे पास पहुंच ही जाएगा। मैं और कुछ कहती उससे पहले ही वह मुस्कुराया और कहने लगा, हाँ बिल्कुल ठीक कहा तुमने। वह कहते हैं ना, एक रूह अपनी दूसरी रूह के पास खुद ही खींच कर चली आती है। ऐसा ही हाल हम दोनों का है। मैं चुप थी। मेरा दिल अजीब से एहसास में घिर रहा था। क्या मुझे यह करना चाहिए था? क्या यह उसके लिए ठीक था? अगर मैं यह करती तो उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती थी, उसका करियर तबाह हो सकता था। लेकिन मेरा भी तो करियर था। अगर मैं यह नहीं करती तो मैं अपनी खुशी कभी हासिल नहीं कर पाती। यह सोच आते ही मैंने अचानक से चिल्लाना शुरू कर दिया, छोड़ो मुझे, बचाओ, अंकल आंटी कोई तो आए, मुझे बचाए इस दरिंदे से। जबकि सोफे पर बैठा आर्यन फ़ौरन अपनी जगह से खड़ा हो गया था और मुझे देखते हुए हैरान होकर बोला, पायल, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मेरी बात सुनो। मगर मैंने फ़ौरन अपने कपड़े फाड़ लिए थे और उसके गले लगते हुए बोली थी, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, कोई तो मुझे बचाओ। मेरी आवाज़ इतनी ज़ोरदार थी कि हमारे मोहल्ले के कई लोग हमारे घर के अंदर आ गए थे और मुझे इस हालात में देखकर सभी गुस्से से आगे बढ़े थे, क्योंकि मैं बहुत इज़्ज़तदार घराने से ताल्लुक़ रखती थी और कई सालों से यहाँ रह रही थी, तो सभी मुझे जानते थे। सबने मेरे ऊपर चादर डाली थी और आर्यन को मारने के लिए लपके थे। मगर मैं गुस्से से बोली थी, किसी को भी इस मर्द को मारने की ज़रूरत नहीं है। पुलिस को बुलाओ, मैं इसे पुलिस के हवाले कर दूंगी। सबने मेरी बात पर हाँ में हाँ मिलाई थी और पुलिस को बुलाकर मैंने आर्यन को उसके हवाले कर दिया था। उसकी आखिरी नज़र मुझे आज तक याद है, जिस तरह से उसने मुझे घूरा था। मुझे यकीन था कि यह मुझे किसी कीमत पर भी नहीं छोड़ेगा, लेकिन मैं जानती थी कि यह कुछ नहीं कर सकता। एक बिजनेसमैन के लिए उसकी इज्जत बहुत ज़रूरी होती है। अगले दिन ही उसका बाप शाम के वक्त मेरे घर आया था। मैं इसी उम्मीद से थी कि उसका बाप ज़रूर आएगा और ऐसा ही हुआ था। उन्होंने आते ही मुझे गुस्से में कहा था, फ़ौरन यह केस वापस ले लो,
मगर मैं तो किसी की सुनने का इरादा ही नहीं रखती थी। मैंने उन्हें देखते हुए साफ शब्दों में बोली, अगर आप चाहते हैं कि मैं यह केस वापस ले लूं, तो आप मुझे 25 लाख दें। अगर आपने मुझे पूरे 25 लाख रुपए दे दिए तो मैं अपना केस वापस ले लूँगी। मेरी बात सुनकर आर्यन के पापा कुछ देर के लिए चुप हो गए थे। फिर कुछ सोचकर उन्होंने मेरी हाँ में हाँ मिला दी थी, क्योंकि उन्हें भी मालूम था कि अगर वह ऐसा नहीं करते तो उनकी पूरी इज्जत मिट्टी में मिल सकती थी। मेरा काम हो गया था। मुझे 25 लाख दे दिए गए थे और मैंने आर्यन का केस वापस ले लिया। आर्यन की आंखें लाल हो चुकी थी। वह मुझे बहुत ही घूरने वाली नज़रों से देख रहा था। मैंने केस वापस ली और अपने घर आ गई। अब मैं अपनी पढ़ाई की तैयारी करने लगी। मैं उन सब बातों को भूलकर अपनी ट्रेनिंग की तैयारी करने लगी, क्योंकि मुझे एक पुलिस अफसर बनने का था। जब मैं अपनी ट्रेनिंग शुरू की तो बाबा ने मुझसे सवाल किया था कि तुम्हारे पास ट्रेनिंग के पैसे कहाँ से आएंगे। मैंने बाबा से कह दिया था, बाबा मैंने कुछ पैसे जमा किए थे और मैं स्कॉलरशिप की फॉर्म भरी हूँ, उससे कुछ पैसे आ जाएंगे तो मेरी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मेरे बाबा ने प्यार से मेरे सर पर हाथ फेरा। वह भी अपने कामों में मगन हो गए। उन्हें भी मेरी बातों पर यकीन हो गया। खैर धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। मैंने बहुत मेहनत की थी और मेरी दिन रात की मेहनत रंग लाई थी और मैं एक पुलिस अफसर बन गई थी। मगर आज ना जाने किसने मेरे बाबा को सारी हकीकत बता दी कि मैं कैसे एक लड़के को अपने जाल में फंसाया और उसके बाप से 25 लाख रुपए लिए और उन्हीं पैसों से मैंने अपना यह सपना पूरा किया। मेरे बाबा बिल्कुल भी मेरी इस हरकत से खुश नहीं थे, बल्कि मुझे उन्होंने धिक्कार दिया था और यह धिक्कार मुझे मारने के लिए काफ़ी था। वक्त गुजरता जा रहा था और मैं अपनी ज़िंदगी में मगन हो गई थी। भला मैं बाबा की बात को कब तक दिल से लगा कर रखती। अगर मैं उनकी बातों को दिल से लगा लेती तो कभी भी अपने देश की सेवा नहीं कर पाती, कभी भी अपने सपने को पूरा नहीं कर पाती। इसलिए मैंने सारी चीज़ों को अपने दिमाग से झटक कर अपने काम पर फोकस करना शुरू कर दिया था। वक्त गुजरता जा रहा था और मुझे इस काम में लगभग 1 महीने का वक्त हो गया था। आज मेरी नाइट ड्यूटी थी। अक्सर मुझे रात के वक्त भी यहाँ ठहरना पड़ता था। तभी अचानक मेरे नंबर पर कॉल आई थी। मैं हैरान रह गई थी, रात के इस वक्त किसकी कॉल आ सकती थी। मैंने रिसीव करके कान पर लगाया तो आगे से एक घबराई हुई आवाज़ मेरे कानों से टकराई थी, मुझे बचा लो, मैं बहुत मुश्किल में हूँ, मुझे मार देंगे, इस जगह पर आ जाओ, नहीं तो मैं किसी कीमत पर नहीं बच पाऊँगा। एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा था जैसे मैंने इस आवाज़ को सुना है, लेकिन मैंने फ़ौरन अपना सिर झटका था और जल्दी से अपनी जीप निकालकर अकेले ही उस जगह की तरफ बढ़ गई थी, क्योंकि पुलिस स्टेशन में अभी फ़िलहाल ज़्यादा कांस्टेबल मौजूद नहीं थी। मैं स्पीड में गाड़ी चला रही थी। किसी तरह मैं उस जगह पर पहुंच गई थी जिस जगह का उस आदमी ने पता दिया था। वह जगह कोई सुनसान बेसमेंट था। मैं ऊंची आवाज़ में बोली थी, कोई है? तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम बाहर आओ, मैं तुम्हारी सुरक्षा के लिए आई हूँ। मैं और कुछ कहती उससे पहले ही किसी ने मेरे सर पर ज़ोर से डंडा मारा था, जिसकी वजह से मैं उसी पल ज़मीन पर गिर गई थी। मैंने जैसे ही गर्दन मोड़कर देखा तो सामने कोई और नहीं बल्कि आर्यन अपने पूरे रुतबे के साथ खड़ा था। वह मुझे देखते हुए मजाक उड़ाते हुए लहजे में बोला था, आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि इज़्ज़त ख़राब करना किसे कहते हैं, ज़बरदस्ती करना किसे कहते हैं। तुमने मेरी पूरी ज़िंदगी को तबाह करने की कोशिश की। कुछ पैसों के बदले तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। तुम्हें एक पल के लिए भी यह एहसास नहीं हुआ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुमने 25 लाख हासिल करने के लिए मेरी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया। यह कहते हुए वह मुझ पर झपट पड़ा था। मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी, उसे अपने आप से दूर करने की हर मुमकिन कोशिश कर रही थी, लेकिन शायद यह मेरे बस से बाहर था। वह किसी भी कीमत पर काबू में नहीं आ रहा था। मेरी हालात बहुत ख़राब हो गई थी। उसने सारी हदें पार कर दी थी। जैसे जैसे वह मुझ पर हावी होता गया, मेरी जान निकलती जा रही थी। मैं उसके सामने हाथ जोड़ रही थी, लेकिन वह किसी भी कीमत पर मुझसे दूर नहीं होना चाहता था। मेरी आंखों से आंसू निकलते जा रहे थे। आर्यन ने मुझे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था और मुझे एक ठोकर मारते हुए बोला था, तुम जैसी लड़कियों के साथ ऐसा ही सलूक किया जाना चाहिए, भाड़ में जाओ। यह कहते हुए वह वहाँ से चला गया था। मैं ज़मीन पर निढाल पड़ी हुई थी जब अचानक बेसमेंट में आर्यन के पापा दाखिल हुए थे। उन्हें अपने सामने देखकर मुझे और ज़्यादा डर लगा था, क्या यह भी मेरी ज़िंदगी को ख़राब करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। उन्होंने करीब आकर मेरे सिर पर हाथ रखा था, मुझ पर चादर डाली थी और मुझे देखकर बोले थे, मैं जानता हूँ मेरे बेटे ने जो तुम्हारे साथ किया वह गलत है, यकीनन तुम्हें
तुम्हें भी अपनी गलती का एहसास हो गया होगा। तुम्हें नहीं पता उसने ये 5 साल किस तकलीफ़ में गुजारे हैं। तुम्हें बहुत तलाश किया था लेकिन तुम नहीं मिली थी। यह बदला वह काफ़ी पहले ही ले लेना चाहता था, लेकिन जब से उसे पता चला कि तुम ट्रेनिंग के लिए किसी दूसरे शहर गई हो, वह बहुत बेचैन रहने लगा था और उसे इंतज़ार था कि तुम कब शहर से लौट कर यहाँ आओगी। जैसे ही उसे पता चला कि तुम यहाँ पर आ गई हो, उसका बदला लेने का जज्बा और ज़्यादा बढ़ गया था। लेकिन तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मैंने ऐसा कभी नहीं चाहा कि मेरा बेटा तुम्हारे साथ ऐसा कुछ करे, लेकिन वह बहुत जुनून में था। मेरा बेटा ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन तुमने ही उसे ऐसा बना दिया। तुम हौसला रखो, मैं आर्यन से बात करता हूँ और उसे राज़ी करता हूँ कि वह तुम्हें अपनाए, क्योंकि उसने तुम्हारी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया है। अब तुमसे कोई शादी नहीं करेगा। तुम मेरी बात समझ रही हो ना? वह बहुत प्यार से बोल रहे थे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या बोलूं। मैंने उन बाप बेटों की ज़िंदगी को तबाह किया था, मगर इसके बावजूद वे मेरी मदद करना चाहते थे। मैं चुप हो गई थी। मैंने अपना हाल भगवान पर छोड़ दिया था। आर्यन के पापा ने मुझे मेरा घर छोड़ दिया था और वह चले गए। मेरे बाबा जब घर आए तो उन्होंने रोना धोना शुरू कर दिया और फूट फूट कर रोने लगे कि अब तुम्हारा हाथ कौन थामेगा, कौन तुम्हें अपनाएगा। मैं बर्बाद हो गया। देखा तुमने, तुम्हारी गलती की सज़ा भगवान ने तुम्हें ऐसे दिया। मेरे बाबा अपने कमरे में बंद हो गए। खैर, मैं अपने आप को संभाली। कुछ दिनों के लिए मैं ड्यूटी नहीं गई। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और कहते हैं ना, जब आप अपना फैसला भगवान पर छोड़े तो वह ज़रूर आपकी मदद करता है। आर्यन के पापा ने आर्यन को राज़ी कर लिया था और वह मुझे विदा करके अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो गया था। आर्यन और उसके पापा मेरे घर आए। आर्यन के पापा ने मेरे बाबा से बात की। बाबा ने अपना हाथ जोड़ लिया और कहा, यह आपका बड़कपन है कि आप मेरी बेटी को अपना रहे हैं। मेरे बाबा ने आर्यन से भी हाथ जोड़कर माफ़ी मांगे। बेटे, मेरी बेटी ने जो भी गलती की उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। मुझे यह सब नहीं पता था। मुझे तो कुछ दिनों पहले ही पता चला कि उसने यह गलती की है। मुझे माफ़ कर दो। तभी आर्यन ने मेरे बाबा का हाथ पकड़ लिया और कहने लगा, नहीं बाबा, मैं तो पायल से बहुत प्यार करता था और आज भी करता हूँ। मैं गुस्से में था। मैं बदला लेना चाहता था इससे, लेकिन मैं अपने इस बदले पर शर्मिंदा हूँ। मैंने पायल के साथ गलत किया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं आज भी पायल से बहुत प्यार करता हूँ और मैंने जो गलती की है शायद पायल उसके लिए मुझे कभी माफ़ न करे, लेकिन मैं पायल से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। आर्यन की ऐसी बातें सुनकर मेरी आंखों से टप टप आंसू बहने लगे। आर्यन कहने लगा, पायल, तुम एक बार मुझे कहकर तो देखती कि तुम्हें पुलिस ऑफिसर बनना है। मैं तुम्हें पुलिस ऑफिसर बनाता। मैं आर्यन के सीने से लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। हम दोनों की शादी बहुत धूमधाम से की गई। मैं आर्यन से बहुत शर्मिंदा थी, मगर उसने पहली रात ही मुझसे माफ़ी मांग कर कहा था कि मुझे यह सब नहीं करना चाहिए था। मैंने जो तुम्हारे साथ किया वह गलत है, क्योंकि यह करने के बाद मैं भी शांति में नहीं था। मुझे माफ़ कर दो। यह कहकर उसने मुझे अपनी बाहों में समेट लिया था, जबकि मैंने भी उसे माफ़ कर दिया था, क्योंकि गलती मेरी भी थी। मैंने भी उसके कई साल बर्बाद किए थे और यह कोई अच्छी बात नहीं थी। मैंने आर्यन के साथ एक नई ज़िंदगी का शुरुआत किया। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।